हेलो एवरीवन। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हम लोग केमिकल शिफ्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है, किसी भी प्रोटॉन के लिए डेल्टा वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे और उस केमिकल शिफ्ट या डेल्टा वैल्यू को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें से एक फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि यदि प्रोटॉन के साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो वो क्या करता है, प्रोटॉन को डीशील्ड कर देता है, विपरिरक्षित करता है, जिसके के कारण प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू हमें हाई मिलती है। और इसके अपोजिट अगर प्रोटॉन से कोई लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो प्रोटॉन का क्या होता है, परिरक्षण होता है और हमें प्रोटॉन की लो डेल्टा वैल्यू मिलती है। तो उसी के कंटिन्यूशन में कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि डेल्टा वैल्यू या केमिकल शिफ्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। उन्हीं को हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। मीन्स जिस कार्बन से आपका प्रोटॉन जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, इसका इफ़ेक्ट भी प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू पर पड़ता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संकरण में जो एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी स्लाइटली इंक्रीज होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्लाइटली इंक्रीज उसमें हमें देखने को मिलता है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि प्रोटॉन के चारों तरफ क्या हो जाती है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और प्रोटॉन हाई वैल्यू पे उसकी हाई डेल्टा वैल्यू हमें मिलती है। अब ये तो ठीक है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट या हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट डेल्टा वैल्यू पर पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के बेस पे हम किसी प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। हमें अदर फैक्टर भी साथ में कंसिडर करने पड़ते हैं और फिर इन सब का जो कंबाइन इफेक्ट निकल के आता है उससे डिसाइड होता है कि हमारे प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू क्या हमको सिग्नल में मिलेगी। तो जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें है जो आपका मॉलिक्यूल है उसका अरेंजमेंट या उसका विन्यास जिसे हम कहें, और उसको हम जिस पॉइंट में पढ़ते हैं वो है मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी या चुंबकीय विषम देशिकता। तो इसे एक बार के लिए पहले हम समझते हैं कि मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी होती क्या है। तो अगर इसे हमें शॉर्ट में समझें तो इसके नाम में ही इसका अर्थ मिल रहा है हमें, चुंबकीय विषम देशिकता। मीन्स जो भी आपका प्रोटॉन है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो सभी दिशाओं में समान नहीं लग रहा है, उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय विषम देशिकता। मतलब एक ही कम मॉलिक्यूल में उसके अरेंजमेंट के कारण, कि उस मॉलिक्यूल का जो भी अरेंजमेंट है, जो भी स्पेशल ओरिएंटेशन है, उसके कारण कुछ ऐसा प्रभाव लगता है कि क्या होता है कि उसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमें डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड फील करने को वहाँ पे ऑब्जर्व होता है। तो इसे हम बोलते हैं चुंबकीय विषम देशिकता। तो जैसे कि हम बता ही चुके हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कंपाउंड के ओरिएंटेशन या उसके विन्यास पे निर्भर कर रहा है। अब वही विन्यास क्या करेगा, या तो प्रोटॉन का परिरक्षण करेगा या फिर विपरिरक्षण करेगा। और वो किस पे डिपेंड करता है कि परिरक्षण होगा या विपरिरक्षण, कि जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण हमें प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है उसकी दिशा, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके रेस्पेक्ट में कैसी है, उसकी दिशा में या उसके विपरीत दिशा में। तो इसी के आधार पर हम
चुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रतिचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव, जिसमें कि क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे हैं वहाँ पे कंपाउंड पे, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। और इस कंडीशन में प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, परिरक्षण। और हमें NMR सिग्नल की वैल्यू कहाँ मिलेगी, लो डेल्टा पे मिलती है। तो ये जो प्रभाव जिसमें देखने को मिलता है वो कंपाउंड है एल्काइन, या स्पेशली कह लीजिए एसिटिलीन, जिसको हम अभी लेटर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। दूसरा जो प्रभाव है, दूसरा जो टाइप है इसका, वो हम कह सकते हैं अनुचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव। इसमें क्या होंगे, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, जिससे कि प्रोटॉन का विपरिरक्षण होगा और हाई डेल्टा वैल्यू हमें प्रोटॉन की मिलती है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एल्कीन, बेंजीन या एल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, सभी एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है मैग्नेटिक एनाइसोटोपी। इसमें बहुत एग्जाम्पल्स आ सकते हैं और बहुत तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट उतना आपके सिलेबस में इसका वेटेज नहीं है जितना बड़ा ये टॉपिक है। तो इसे हम ओनली ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं कि जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको अभी आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको नीड है, हम उतना ही इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो 2-3 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में आते हैं, अब हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है एल्काइन, या एल्काइन में भी जो एग्जाम्पल या जो कंपाउंड हम स्टडी करते हैं यहाँ पे, वो होता है एसिटिलीन, जिससे आप सभी जानते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है। और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी आप जानते हैं कि उसमें क्या होता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरित होते हैं दोनों कार्बन, और उसकी ज्यामिति कैसी होती है, रेखीय होती है, लीनियर वो कंपाउंड होता है एसिटिलीन। अब जब लीनियर कंपाउंड होता है तो उसके जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये चुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव है, ये स्पेशली किसके, कौन से इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो हम डिस्कस करना भूल गए थे, कि किसके कारण होगा, पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण होगा। स्पेशली सिग्मा तो है ही है, बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का भी चक्रण जो है उसके कारण ये विषमदेशिक प्रभाव हो रहा है। तो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं त्रिबंध के, उनका चक्रण कुछ इस तरह से होता है एक्सिस के, कि जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है जो कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण उत्पन्न हो रहा है, और प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, एक दूसरे से ऑपोजिट होती है, जिसके कारण डेल्टा की वैल्यू लो हमें मिलती है। अब इसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए कि जो एसिटिलीन है इसकी डेल्टा वैल्यू हमें कितनी मिलती है, अप्रॉक्सीमेट 2.5 ppm पे। जो एसिटिलिटिक प्रोटोन है, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटोन की, कार्बन की नहीं। तो अब इसमें आप देखिए कि एसिटिलीन का मोलिक्यूल आपको दिख रहा होगा जो कि कैसा है, लीनियर है। अब इसमें आपको एक ही बॉन्ड शो हो रहा है, पाई बॉन्ड को हमने शो करने की बजाय यहाँ पे आप देखिए चारों तरफ इसका जो ब्लू से सर्कल बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व को बता रहा है। तो इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो चक्रण कर रहे हैं, और उनके चक्रण के कारण आप देख रहे होंगे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम बी इंड्यूस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बी इंड्यूस के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो बी इंड्यूस है, इसके लिए आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, जो कि ये आपको जाती दिख रही है नीचे से ऊपर की तरफ, और देन फिर ये कंपाउंड ऐसे यहाँ पे आपको नीचे एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से अंदर की तरफ। तो यहाँ पे ये एक ही लाइन से हमने शो की है, बट ये एक होती नहीं है, यहाँ पे क्या काफ़ी लाइंस होती हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र की लाइंस होंगी, बट उन सबको यहाँ दिखाएंगे तो ये क्लियरली जो है विजिबल नहीं होगा, काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए एक ही लाइन शो की गई है, बट यहाँ पे बहुत सी लाइंस होंगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड की होती हैं।
आपको यहाँ लाइंस की बजाय सिर्फ उनकी डायरेक्शन देखनी है। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आपका लग रहा है उसकी हमें किससे मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है कि उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डायरेक्शन में है या उसके ऑपोजिट है। तो इसे हम देखना है, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपको आर दिखाएगा, अगर एसिटिलीन हम ले रहे हैं तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर की जगह एच हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शंस कैसी हैं दोनों, वो हमें देखनी। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा बी नोट की डायरेक्शन क्या है, आप ऊपर की साइड है। अब प्रोटॉन वाली जगह पे आप देखिए, मतलब सिर्फ यहाँ पे देखिए एक बार के लिए, बाकी नहीं देखना आपको। बाहर देखेंगे तो ये लाइन कहाँ जा रही, ऊपर जा रही, मतलब आपको क्या दिखेगा कि ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। लेकिन आपको ये नहीं देखना, आप कहाँ पे देखिए, प्रोटॉन की तरफ देखिए। यहाँ पे जो लाइन जा रही है ये देखिए, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, और वहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो जब ये प्रोटॉन से होके ये लाइंस गुजरती हैं तो यहाँ पे जो आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की साइड होगी। कि आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की नीचे की साइड, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो कहाँ है, ऊपर की साइड। तो ये दोनों डायरेक्शंस क्या हो गई, अपोजिट हो गई, जिसके कारण एसिटिलीन में जो प्रोटॉन मिलता है उसका क्या होती है, डी शील्डिंग, शील्डिंग, और वो क्या होता है, हमें क्या करता है, लो डेल्टा पे वैल्यू देता है। क्योंकि आप अभी देख रहे हैं एसिटिलीन की वैल्यू कितने पे आ रही, 2.5 पे, जबकि उसका कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज है। और जब आप अभी हम आगे फर्दर एल्कीन का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो इसकी डेल्टा वैल्यू हमें क्या मिलती है, एसिटिलीन से ज़्यादा मिलती है। इसकी हमें ऑलमोस्ट 4-5 के अप्रोक्सीमेट मिलेगी इसके प्रोटॉन, जबकि एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 है। और अभी हमने देखा था कि sp संकरण की कंडीशन में क्या होना चाहिए, डेल्टा वैल्यू हाई होना चाहिए, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। बट यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिला है, और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है जो आपका कंपाउंड है उसका विन्यास, जिसे हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी के रूप में। तो अब अगेन सेकेंड एग्जाम्पल हम डिस्कस करें जो कि एल्कीन। तो एल्कीन की स्ट्रक्चर भी आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, उसमें कार्बन का संकरण sp2 होता है, और द्विबंध के साथ कार्बन जुड़े होते हैं जिनसे कि हाइड्रोजन होगा। ऐसी कंडीशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा के समान होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको डेल्टा की हाई वैल्यू मिलती है। सेम चीज़ आपकी किस में होगी, बेंजीन में होगी। बेंजीन में भी क्या होता है, जो आपका अनुचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव ही आपको देखने को मिलता है। बट इसमें दो कंडीशन होती है कि रिंग के अलग आपको अलग देखने को मिलता है, रिंग के बाहर अलग देखने को मिलता है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको अभी हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना। आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी जो प्रोटॉन हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, डी शील्डेड मिलेंगे। मीन्स एल्कीन में भी डी शील्डिंग हो रही है और बेंजीन में भी डी शील्डिंग या विपरिरक्षण दोनों में हो रहा है, सेम प्रभाव लग रहा है। अब इनके डायग्राम से इनको समझें तो पहले एक बार के लिए एल्कीन का डायग्राम हम देखते हैं। एल्कीन की स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रही होगी, आप सभी जानते भी एल्कीन की स्ट्रक्चर, कोई नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। तो इसमें आपको कार्बन दिख रहा होगा सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पे आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सीधा दिखाने के बजाय पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व के रूप में दिखाया गया है। और उसके पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण क्या हो रहा है कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसे आपको बी इंड्यूस से दिखाया गया है। और इसकी डायरेक्शन आप देख रहे होंगे कहाँ है, आप ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से आ रहा है। और जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रोटॉन जुड़े हैं वो देखिए आप, यहाँ पे दिखाए गए, यहाँ भी एक प्रोटॉन होगा, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन जुड़ रहे हैं आपको इसके रिस्पेक्ट में देखनी है, अदर जगह पे कुछ भी हो, क्योंकि हमने पढ़ा मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी हम पढ़ रहे हैं
कि चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग दिशा में अलग अलग रख रहा है, वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपको किसके रिस्पेक्ट में देखना है? सिर्फ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में देखना। तो आप प्रोटॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या एक प्रोटॉन है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखें कि इस पर कैसा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लाइन जा रही है कहाँ जा रही है? इंड्यूस्ड वाली ऊपर की तरफ जा रही है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम डायरेक्शन हो गई। इस कंडीशन में इनका क्या हो गया? विपरिरक्षण हो गया, जो आपका एल्कीन है, और डेल्टा वैल्यू क्या मिली हमें? हाई मिली। इसी तरह बेंजीन का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो रिंग जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन वही है, ऊपर से नीचे की तरफ। और इसमें भी जो आपको प्रोटॉन मिलेंगे वहाँ पे आप देखिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी अपर साइड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अपर साइड है। तो दोनों के कारण जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इंक्रीज हो जाएगा, और डीशिल्डिंग के कारण हाई डेल्टा वैल्यू हमें मिलती है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लगता है, तो यहाँ पे देखिए रिंग के अंदर अगर हम बात करें तो रिंग के अंदर बाहर तो ये रेखाएं डायरेक्शन दोनों की सेम है, लेकिन रिंग के अंदर ये डायरेक्शन कैसी हो जाती है? ऑपोजिट हो जाती है। इसीलिए इसको विषमदेशिक बोलते हैं। बट ये चीज़ हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा और वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, तो उसे हम कभी और डिस्कस बाद के किसी लेक्चर में करेंगे। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की जो आपने डेल्टा वैल्यू की टेबल आपने लर्न की होगी, अब तक कर ली होगी, या उसमें देखा भी होगा आपने कि एल्डिहाइड की जो डेल्टा वैल्यू है वो हमें काफ़ी हाई मिलती है, 9 to 10 ppm तक मिलती है। यहाँ पे आपको एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर दिख रही होगी। तो इसमें भी क्या होता है, जब डेल्टा वैल्यू इतनी हाई है तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि क्या होगा, इसमें डीशिल्डिंग होगी, कि डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी डीशिल्डिंग के कारण। और डीशिल्डिंग हो रही है मतलब जो आपका प्रोटॉन है उस पर जब मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी? सेम डायरेक्शन होंगी। तो अब यहाँ पे दो फैक्टर हो गए। एक तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है आपका जो एल्डिहाइड, उसमें कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और आप जानते हैं जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा डीशिल्डिंग होती है, हमने पढ़ा था। तो एक तो इसके कारण इसकी डेल्टा वैल्यू बढ़ गई, और दूसरा जो प्रोटॉन है उसके ऊपर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, आप देखिए यहाँ से ये लाइनें जा रही हैं, वो भी ऊपर की डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऊपर की डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसके कारण भी इसका डीशिल्डिंग होगी। तो दो फैक्टर लगने के कारण एल्डिहाइड की जो डेल्टा वैल्यू है वो काफ़ी हाई हमें देखने को मिलती है। तो एल्डिहाइड में भी कौन सा प्रभाव हुआ? अनुचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव होगा। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनमें हमने मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी या चुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव को डिस्कस किया। अब जो अनदर फैक्टर है, जो कि एक और फैक्टर है जो कि डेल्टा वैल्यू को प्रभावित करता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, उसे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। कि जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स से जुड़ा होता है तो एक सेकेंडरी इंटरेक्शन फोर्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आई होप आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप सभी काफ़ी अच्छे से फैमिलियर होंगे, तो उसे हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले, हम सिर्फ उसका डेल्टा वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट होगा वो देखेंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा मतलब हाइड्रोजन के प्रोटॉन खींचे जाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ वो प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, तो प्रोटॉन का क्या होता है? विपरिरक्षण। ये एक ऑटोमेटिक सी चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम प्रोटॉन के चारों तरफ कम करेंगे मोस्टली केसेस में, तो उसका क्या होता है? विपरिरक्षण ही होता है। हमने जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे उसमें हमें यही समझ आया कि जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम प्रोटॉन के चारों तरफ कम करते हैं उतना ही उस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रोटॉन का क्या होता है? विपरिरक्षण होता है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है?
प्रोटॉन का विपरिरक्षण और डेल्टा वैल्यू जो होती है आपको हाई मिलती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स की होती हैं, आप जानते हैं, अंतराणुक और अंतःअणुक। तो जब इंटरमोलिकुलर होती है तो उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उस पर सांद्रता का प्रभाव जो पड़ता है, उससे जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट होता है और उसके इफेक्ट होने से डेल्टा वैल्यू भी इफेक्ट होगी। तो इफेक्ट कैसे पड़ेगा कि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, या ये कह लीजिए आप कंसंट्रेशन घटाते हैं या डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो जब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड जब वीक होगा तो आपने अभी देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो डेल्टा वैल्यू को बढ़ा रहा था, तो मतलब डाइल्यूशन करने पर डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट जो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उस पर कंसंट्रेशन का या डाइल्यूशन का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए उस कंडीशन में डेल्टा वैल्यू पर भी सांद्रता का या तनुता का कोई खास प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि केमिकल शिफ्ट या डेल्टा वैल्यू को इफ़ेक्ट करते हैं, जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अब तक आपने डेल्टा वैल्यू, केमिकल शिफ्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स निकालना, ये सब आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इस लेक्चर तक सीख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसकी स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि NMR जो सिग्नल है वो कैसे स्प्लिट होता है। तब तक आप जितने भी अब तक के लेक्चर हैं उन सबको स्टडी कीजिए और प्रोटॉन्स जो नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड आउट करना और उनकी पोजीशन फाइंड आउट करना ही इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।